नमस्कार दोस्तों। हम आज जिस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस चैप्टर को हमने 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके रखा है। पहला कंपोनेंट है डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरा कंपोनेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स और तीसरा कंपोनेंट है एरर्स इन मेजरमेंट। हम कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों कंपोनेंट्स को आने वाले 3 दिनों में कंप्लीट कर करके आखिरी दिन प्रॉब्लम्स के ऊपर टाइम फोकस करें। और अगर मान लीजिए कि ये पहले कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम चौथे दिन इसको कंटिन्यू कर देंगे। ऑलराइट, तो आज की तारीख में हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ऑलराइट, तो डायमेंशनल एनालिसिस की शुरुआत करने के पहले हमें ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली डायमेंशन होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ ए डायमेंशन। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें लेंथ का मेजरमेंट करना होता है तो हम एक पर्टिकुलर यूनिट में करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स और लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स। अगर हम मास की बात करें तो मास को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं, ग्राम से मेजर करते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑलराइट, तो सिमिलरली फिजिकल डायमेंशन क्या होता है। फिजिकल डायमेंशन बेसिकली आपके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर का डिस्क्रिप्शन देती है। ठीक है, कोई भी आपकी अगर फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसका क्या, किस तरीके की वो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में आपको एक अनुमान देती है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे यूनिट्स है। ये सारे के सारे ऐसे यूनिट्स है जिसमें मैं टेम्परेचर को मेजर करता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का अगर डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँ तो मैं बोलूँगा दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर। ऑलराइट, तो ये जो केल्विन जो डायमेंशन मैं इस्तेमाल कर रखा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज। आर वी क्लियर अबाउट इट। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि 7 अलग अलग किस्म के फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं। अब ये मैं टर्म फंडामेंटल डायमेंशंस क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बात यह है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लेते हैं तो इन्हीं 7 फंडामेंटल डायमेंशंस के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का कोई डायमेंशन आपको इन 7 में नहीं दिखेगा। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं कोशिश करके वेलोसिटी को इन 7 डायमेंशन के टर्म्स में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो व्हाट आर द 7 फंडामेंटल डायमेंशंस। 7 फंडामेंटल डायमेंशंस जो है वो क्या क्या है उस पर हम एक नज़र मारते हैं। ऑलराइट, पहली जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो है मास की। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, कैपिटल एम को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में डाल देंगे, वो मास की डायमेंशन होती है। बेसिकली कोई भी डायमेंशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ज़रूर डालेंगे। ऑलराइट, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल। तो मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस कवर्ड की या डिस्प्लेसमेंट की, ये सारे की सारी चीज़ क्या है, ये हमें लेंथ मेजर करने में हेल्प कर रही है। ऑलराइट, तो इन सबको मैं एल डायमेंशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए टाइम की, टाइम क्या होता है, टाइम अगर देखा जाए तो हम उसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। ऑलराइट, तो आवर्स हो गए, मिनट्स हो गए, सेकेंड्स हो गए, ये सारे किस्म के जो यूनिट्स है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द डायमेंशन ऑफ टाइम। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज कैपिटल टी इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर बात की जाए डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन इत्यादि, ये के सारे आपके टेम्परेचर के यूनिट्स है। ऑलराइट, तो इन सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, जिसे कहते हैं केल्विन। ठीक है, तो केल्विन को हम कैपिटल के की तरह लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी आपको ज़रूरत तो ऐसे नहीं पड़ने वाली है 11th और 12th लेवल पे, बट फिर भी जान लीजिए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होता है उसे हम कहते हैं कैंडेला। अगला आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपके पास कितनी सामग्री मौजूद है। ठीक है, तो हम इसके लिए जो डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मोल। ऑलराइट, MOL लिखा है बट इट इज़ एक्चुअली, अगर उसका यूनिट देखा जाए तो इट इज़ MOLE, मोल। मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। अगर आपको 12वीं क्लास की केमिस्ट्री याद होगी ज़रा बहुत, तो आपको याद होगा कि अगर 1 मोल हमने किसी सामग्री का लिया है तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहते थे। ऑलराइट, तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करके हमारे पास कितनी सामग्री है उसका मेजरमेंट करते हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए हम जो डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मोल।
और आखिरी डायमेंशन जो है हमारे पास, आखिरी फंडामेंटल डायमेंशन, वो है करंट की। ठीक है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और हम उसकी डायमेंशन को भी एक ही फॉर्म में लिख देते हैं। ऑलराइट, ए इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं उसे डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑलराइट, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस। एंड ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो है इन्हें इसी 7 फंडामेंटल डायमेंशंस के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो ये एक्सप्रेशन किया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम कोशिश क्या करने वाले हैं कि हम वेलोसिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे किया जाता है। तो देखा जाए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, आपने जो कवर की है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो होती है वेलोसिटी। ऑलराइट, तो हमें वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही हमारे राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन होगा, राइट? जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वही हमारे राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन होने वाला है। ऑलराइट, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके उनकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करता हूँ तो उससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ सेकेंड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम लेंथ को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लेंथ यूज़ करेंगे। ऑलराइट, हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लेंथ लिखा जा सकता है। ठीक है, और टाइम जो होती है वो तो टाइम के ही डायमेंशन में मेजर करेंगे, तो इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज टी। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। ऑलराइट, चलिए तो इसके साथ हम मूव करते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम शुरुआत इस चीज़ के साथ करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी द सेम एज द डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ टाइम। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें डायमेंशन के फॉर्म में क्या लिखना होगा। ठीक है, ज़रा आप ये सोचिए, अगर आप लेंथ को लेंथ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 मीटर में से 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका फाइनल आंसर किस टर्म्स में आएगा? आपका फाइनल आंसर आएगा 3 मीटर्स, राइट? आपका फाइनल आंसर भी मीटर्स के टर्म्स में आएगा। तो सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करता हूँ तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी वेलोसिटी के ही डायमेंशंस के टर्म्स में आएगा। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने पुराने एग्जाम्पल में देखा था कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो v माइनस यू का जो डायमेंशन होगा उसे हम लिख सकते हैं एज डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम की जगह पे मैं थोड़ी सी गणित का इस्तेमाल करके इसे t टू द पावर ऑफ -1 भी लिख सकता हूँ। सही बात है कि नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है। तो इससे हमें मिलता है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, और अगर इसमें और सिंप्लीफाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशन ऑफ टी टू द पावर ऑफ -2। ये हो जाती है हमारी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है मित्रों, तो चलिए इसके साथ हम मूव करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना काफ़ी सरल होता है। फोर्स का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्स इज द
प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी मास एंड अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन। तो इससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही होगा डायमेंशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, टेकिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स। तो इससे मुझे मिलेगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मित्रों ज़रा देखते हैं कि ऊपर हमने क्या लिखा था कि मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, कैपिटल M इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल M, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने अभी 2 मिनट पहले ही निकाला था, इट इज़ LT टू द पावर ऑफ -2। तो इससे मुझे मिल जाएगा कि फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके रिप्ले कर लें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो सिमिलर होते हैं उनके डायमेंशंस हमेशा सेम होते हैं। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल होता है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। आपके पास जितनी एनर्जी है आप उसके ही अनुसार वर्क कर सकते हैं, और आप जितनी वर्क करते हैं उसके ही अनुसार किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आती है, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और इसी कारण से इनका जो डायमेंशन होगा वो भी सेम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क डन जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये आती है जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालें तब, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, माफ़ करिएगा, हम एकदम धीरे धीरे करते हैं। हमें वर्क का डायमेंशन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड के डायमेंशन को लेते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ वर्क विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ वर्क होगा ये हो जाता है डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, हमने इसे भी जस्ट निकाला था, ये हो जाएगा हमारा MLT टू द पावर ऑफ -2। और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है लेंथ, तो हम लिख देंगे L, ठीक है। तो ये हो गया m टू द पावर ऑफ 1। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे सीधे सीधे m टू द पावर ऑफ 1। यहाँ पे क्या है, l टू द पावर ऑफ 1 इंटू l टू द पावर ऑफ 1, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, और हमारे पास t टू द पावर ऑफ -2 ही है, तो एज इट इज़ नीचे उतर जाएगी। जो अगली फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो होती है टॉर्क। तो दोस्तों टॉर्क क्या होती है, टॉर्क हमारे रोटेशन के चैप्टर में आती है, और टॉर्क को हम एक्सप्लेन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एफर्ट आर्म, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली फॉर्मूला F डॉट L नहीं होता है, इट इज़ F क्रॉस L, बट सिंस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो क्रॉस प्रोडक्ट हो वो डायमेंशन में हमारे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो जो टॉर्क वेक्टर होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं टॉर्क का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आई वुड से दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या होगा, फोर्स और लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूलाज का प्रोडक्ट, ऑलराइट। तो उससे मुझे मिलता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT टू द पावर ऑफ -2। तो उससे हम नीचे उतार लेंगे MLT टू द पावर ऑफ -2, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ से। तो मित्रों लेंथ का डायमेंशन तो L ही रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें मिलेगा m टू द पावर ऑफ 1, L टू द पावर ऑफ 2, T टू द पावर ऑफ -2। ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। ये रहा टॉर्क का डायमेंशन और ये रहा वर्क का डायमेंशन। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ पे इनके डायमेंशंस सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो वर्क और एनर्जी के बारे में बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि अगर दो सिमिलर फिजिकल एंटिटीज़ है, फॉर एग्जांपल वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये क्या होता है, ये सिमिलर फिजिकल एंटिटीज़ है।
तो इनका डायमेंशन सेम आता है, ठीक है। लेकिन अगर दो चीज़ों का डायमेंशन सेम आ रहा है, जैसे टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये दोनों सिमिलर एंटिटीज़ है। समझ में आ रही है बात? अगर दो चीज़ें सिमिलर है तो उनका डायमेंशन सेम आएगा, लेकिन अगर दो चीज़ों का डायमेंशन सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिमिलर एंटिटी है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं मोमेंटम पे। तो आपको अगर याद होगा तो मोमेंटम कैसे मेजर की जाती थी? मोमेंटम को हम लेते थे P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। P क्या होता था? P होता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम, और ये होती थी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम विल बी द सेम एज द डायमेंशन ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ मास क्या होती है मित्रों? ये तो बहुत सिंपल है, m, और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम बहुत बार देख चुके हैं, बट फिर बार ऊपर जाके देख लेते हैं। इट इज़ L/T, या अगर कहा जाए तो L इंटू टी टू द पावर ऑफ -1। तो इससे हमें मिलता है mLT टू द पावर ऑफ -1। ये हो जाता है मोमेंटम का डायमेंशन। ऑलराइट, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो कुछ ऐसा रहेगा: चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डेल्टा टाइम, ठीक है। आपने जितनी देर के लिए टॉर्क लगाया उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। हम इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे जब हम रोटेशन चैप्टर में आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इस फॉर्मूले को लेकर के काम करिए। ऑलराइट, तो एक बात बताइए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी भी चीज़ में चेंज की बात पूछी जा रही है आपसे, तो आप क्या करेंगे? आप फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको चेंज देगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, अगर मैं 10 सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5 सेकेंड, तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 5 सेकेंड, राइट। अगर 10 सेकेंड से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3 सेकेंड, तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 7 सेकेंड। तो बेसिकली अगर दो सिमिलर यूनिट्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? सेम यूनिट, राइट। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर एंगुलर मोमेंटम के ही टर्म्स में आएगा, राइट। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि इसका जो डायमेंशन होगा इट विल बी द सेम एज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फिर हो जाएगा हमारा टॉर्क का डायमेंशन इंटू डेल्टा टाइम का डायमेंशन, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क? टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर निकाला था कि टॉर्क का डायमेंशन होता है m टू द पावर ऑफ 1, l टू द पावर ऑफ 2, t टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। और यहाँ पे TF माइनस TI यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम की अगर बात करें तो इसका भी डायमेंशन टाइम के ही तरह होगा, तो इसे हम लिख देंगे t। और मित्रों इससे हमें मिल जाएगा m टू द पावर ऑफ 1, l टू द पावर ऑफ 2, t टू द पावर ऑफ -1। ये होती है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन। तो इसके बाद मैंने 3 और एग्जांपल्स लिख रखे हैं: मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में स्वयं रिसर्च करें और कोशिश करें कि आप इसके डायमेंशन फॉर्मूले को फाइंड आउट करें। ऑलराइट, तो अब जब हमने जान लिया है कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस को समझें, ठीक है। तो जो सबसे पहला यूज़ होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो होता है कि किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी का भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं और फिजिकल कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं जो हमें पता ना हो। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज की, ठीक है। वोल्टेज का अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फंडामेंटल डेफिनेशन होता है वो होता है वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। या अगर मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ तो इसे कहते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। बट अभी हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम उस चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोबारा से जब पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। ऑलराइट, बट वोल्टेज होता है वर्क डन पर चार्ज। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं
कि वोल्टेज एक अननोन क्वांटिटी हो गई हमारे लिए, उसका डायमेंशन होगा द डायमेंशन ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ऑलराइट, तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, ये होता है ml² t टू द पावर ऑफ -2, और जो डायमेंशन ऑफ चार्ज होता है वो होता है एम्पियर इनटू टाइम। ठीक है, तो मित्रों इससे हमें मिलता है कि डायमेंशन ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखते हैं। m टू द पावर ऑफ 1, क्या नीचे m का कोई पावर है, नहीं, तो ये हमें सीधे मिल जाएगा m टू द पावर ऑफ 1। l टू द पावर ऑफ 2, नीचे कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो l टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, अब बात करते हैं t की, तो जो t है वो ऊपर है -2 और नीचे है +1, तो इससे हमें मिल जाएगा t टू द पावर ऑफ -3, और एम्पियर जो है वो आ जाएगा a टू द पावर ऑफ -1। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज। सिमिलरली अगर हीटिंग इफेक्ट की बात की जाए, ठीक है, तो लेट्स से कि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो हमारे लिए अननोन है, तो हम रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का H = I² RT, इसमें H क्या होता है, H इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, कितनी आपने गर्मी हीट एनर्जी आपने जनरेट करी है। ठीक है, I क्या होता है, I इसमें होता है आपका करंट जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, R होता है रेजिस्टेंस जिसका हम डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और T होता है टाइम जिसमें H अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो H अमाउंट ऑफ हीट हम जो जनरेट कर रहे हैं, तो हीट क्या है, हीट इज़ एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ml² t टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, अगर आप हीट एनर्जी की बात करें, आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, आप किसी भी तरीके की एनर्जी की बात करें, तो भाई एनर्जी तो एनर्जी ही है ना। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे उनका डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे वर्क और एनर्जी हुआ, ये दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनका डायमेंशन सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो, किसी भी किस्म की एनर्जी हो, उसका डायमेंशन हमेशा ml² t टू द पावर ऑफ -2 आएगा। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड, तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या होगा, डायमेंशन ऑफ I²। I क्या है, करंट, तो करंट स्क्वायर दैट इज एम्पियर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने इसका डायमेंशन, इनटू डायमेंशन ऑफ R जो कि एक अननोन है हमारे लिए। ठीक है, और लास्ट हो गया डायमेंशन ऑफ T, तो डायमेंशन ऑफ T तो टाइम ही होगा ना भाई, तो इस तरीके से हमें मिल गया। ऑलराइट, हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं डायमेंशन ऑफ R निकालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले a² को मैं इधर डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा और फिर t को भी मैं दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा। ठीक है, तो उससे मुझे मिलेगा ml² t टू द पावर ऑफ -2 डिवाइड बाय a² एंड डिवाइडेड बाय t इज द डायमेंशन ऑफ R। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी थी R, उसका हम डायमेंशन को इवेलुएट कर लेंगे। हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m टू द पावर ऑफ 1, नीचे कहीं और m नहीं दिख रहा है तो हम सीधे लिख देंगे m टू द पावर ऑफ 1। डायमेंशन ऑफ L², कहीं और L नहीं दिख रहा है तो सीधे हम लिख देंगे L²। अब t पे आते हैं, t टू द पावर ऑफ -2 डिवाइड बाई t टू द पावर ऑफ 1, तो ये हो जाएगा t टू द पावर ऑफ -3, और डिनोमिनेटर है a², तो ऊपर आ जाएगा e टू द पावर ऑफ -2। ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को निकालने की कोशिश करी है। तो अब एक बार हम देखते हैं कोई फिजिकल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इस प्रॉब्लम में हम कोशिश करेंगे कि k की डायमेंशन निकालें। k इज़ समथिंग अननोन, k हमें पता नहीं है क्या है, हम उसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हम डायमेंशन लेते हैं, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ t, तो डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम इज इक्वल टू k रूट लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t ही होता है, तो हम उसे एज इट इज़ रहने देंगे। ये हो जाएगा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ रूट L बाय g।
ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ रूट एल डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ रूट जी। ठीक है मित्रों, अब L क्या होता है? L होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो लेंथ का डायमेंशन तो L होगा, और क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ले रखा है यहाँ पे, हम उसे लिखेंगे K इंटू एल टू द पावर ऑफ हाफ। ठीक है, और G का क्या होगा मांझरा यहाँ पे? G क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही बात है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का हम क्या डायमेंशन लिखते हैं? L t टू द पावर ऑफ -2। आप अगर अपने नोट्स को रेफर करिएगा तो आपको दिख जाएगा कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एल टी टू द पावर ऑफ -2। ऑलराइट, तो इससे हमें मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन टी है इट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ एल टू द पावर ऑफ हाफ डिवाइड बाय एल इंटू टी टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के into dimension of L to the power of -12 into dimension of T to the power of 2। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, उसे मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मिस्टेक मैंने क्या करी कि डायमेंशन ऑफ G मैंने ले लिया सीधे सीधे, दैट इज़ एक्सेलरेशन का डायमेंशन, बट सिंस ये स्क्वायर रूट में है तो L के जगह पे मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे L के जगह पे मैं लिखूँगा L टू द पावर ऑफ हाफ, और t टू द पावर ऑफ -2 के जगह पे लिखूंगा t टू द पावर ऑफ -2/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इससे मुझे मिलेगा डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ l टू द पावर ऑफ हाफ डिवाइड बाय l टू द पावर ऑफ हाफ। तो हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं t टू द पावर ऑफ -2/2 दैट इज t टू द पावर ऑफ -1। तो t टू द पावर ऑफ -1 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा और हमारा बन जाएगा t टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, तो इससे मेरे को मिलेगा डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k इंटू डायमेंशन ऑफ t। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे मैं पाऊंगा कि k की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली टू यू, ये आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो इसे मैं 1 मिनट लेकर के आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रहा t टू द पावर ऑफ 1 और ये हो गया k इंटू टी टू द पावर ऑफ 1। तो अगर मैं t टू द पावर ऑफ 1 को दूसरी तरफ भेजूँ तो मुझे मिलेगा डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t टू द पावर ऑफ 1 डिवाइड बाई टी टू द पावर ऑफ 1, जो कि हो जाएगा t टू द पावर ऑफ 0। तो मैं कह सकता हूँ कि k की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी t टू द पावर ऑफ 0। ठीक है, इंटू m टू द पावर ऑफ 0, l टू द पावर ऑफ 0, a टू द पावर ऑफ 0। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो k हमने निकाला कांस्टेंट, इट इज़ कमिंग आउट टू बी अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, देयर आर सम क्वांटिटीज़ जो कि कांस्टेंट होते हैं लेकिन उनकी डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो इसकी एक डायमेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे हमने जो k को एवेल्यूएट किया है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसकी डायमेंशन होती है, कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है g, ठीक है, क्या इसकी डायमेंशन होती है या इसकी डायमेंशन नहीं होती है, आप खुद से पता करने की कोशिश करिए। और इसके लिए आप जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा वो होगी फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइड बाय डिस्टेंस होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ये पता करने की कोशिश करिए कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या इसकी कोई यूनिट होगी, ये क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इसके साथ हम दूसरे यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, तो इसे ज़रा ध्यान से आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने आपके सामने दो फॉर्मूले लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ke। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसमें से कौन से फॉर्मूले सही है। ठीक है, तो एक रूल होता है इसके लिए, एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। वो गाइडिंग प्रिंसिपल ये होता है कि इफ़ अ फॉर्मूला
is not dimensionally correct. The formula is wrong. For example, डायमेंशनली करेक्ट क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं. डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों का सेम डायमेंशन होना चाहिए. ऑलराइट, तो अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सही है तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला सही हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम नहीं है, यहाँ पे फोर्स और m1 m2 बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन सेम नहीं आता है, तो इन दैट केस मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि ये फॉर्मूला गलत है. ठीक है, तो ये देखते हैं. इस एग्जाम्पल के साथ हम शुरुआत करते हैं. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, वो होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, जिससे कि मैं लिख सकता हूँ m इंटू एल इंटू टी टू द पावर ऑफ -2. अगर आप अपने नोट्स को रेफर करिएगा तो आप पाइएगा कि फोर्स का डायमेंशन यही होता है. ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आता है. m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या है, चलिए देखते हैं. डायमेंशन ऑफ m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही हमें निकालना है. तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ m1 इंटू डायमेंशन ऑफ m2 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर. तो मित्रों m का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन m होता है. ठीक है, यहाँ पे फिर से ये m हो जाएगा, और सिंस हम बात कर रहे हैं आर स्क्वायर की, ये हो जाएगा एल स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो जाएगा m स्क्वायर एल टू द पावर ऑफ -2. तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है m एल टी टू द पावर ऑफ -2 और राइट हैंड साइड का डायमेंशन है m स्क्वायर एल टू द पावर ऑफ -2. इससे हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है. तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट एंड देयरफॉर इट इज इनकरेक्ट. ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्या केस देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर सेम नहीं होता है तो फॉर्मूला गलत होता है. ऑलराइट, इसके साथ हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे. mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आता है हमारा डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर. ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होगी m इंटू एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2. मैंने वेलोसिटी के डायमेंशन को स्क्वायर कर दिया है. ऑलराइट, तो इससे मेरे को मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2. ऑलराइट, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं. राइट हैंड साइड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो मित्रों आपको ये बात पता होगी कि आप काइनेटिक एनर्जी की बात करिए, आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए, आप हीट एनर्जी की बात करिए, आप किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी डायमेंशन एक ही होगी. ठीक है, और वो क्या होगी, वो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था. इट विल कम आउट टू बी m एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2. तो हम उसका वापस इस्तेमाल करते हैं नीचे, और वो हमें मिलेगी m एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है. तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है, बट मुझे लगता है कि जिसने भी क्लास 9th को पास किया होगा उससे ये बात तो ज़रूर पता होगी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो इससे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो फॉर्मूला सही हो और हो सकता है कि वो गलत हो. लेकिन अगर एक फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो डायमेंशनली गलत था पहला एग्जाम्पल में, तो ये फॉर्मूला पूरी तरीके से गलत था. दूसरे केस में क्या हुआ, ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है लेकिन ये एम्पेरिकली गलत है. ऑलराइट, तो इसके साथ हम आ जाते हैं लास्ट इस्तेमाल पे. लास्ट यूज़ है डिटरमाइनिंग अननोन एक्सपोनेंट्स. ठीक है, हम यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को देखें तो टाइम हैज़ बिन रिटन एज k इंटू एल टू द पावर ऑफ x
g टू द पावर ऑफ y m टू द पावर ऑफ z, जहाँ पे k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये कंसेप्ट कि अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर ये फॉर्मूला सही है मित्रों, तो इसका मतलब है कि ये डायमेंशनली तो करेक्ट होगा ही होगा। सही बात है, क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता है तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्योंकि उन्होंने मुझे दे रखा है तो मेरे को ये मानना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, और ये अगर फॉर्मूला सही है तो ये डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। ठीक है, और डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। सही बात है। तो इससे चलिए हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है टाइम का डायमेंशन, तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड? सबसे पहला k का डायमेंशन। तो k का डायमेंशन क्या होगा? k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था इस क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ये हम लोग ले लेंगे नथिंग, इसका हम लोग कुछ नहीं लिखने वाले हैं। l टू द पावर ऑफ x, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ होती है l, तो l टू द पावर ऑफ x इंटू जी टू द पावर ऑफ y। तो मित्रों g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम जो g होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे बाय द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन एल टी टू द पावर ऑफ -2, और इसे रेस कर रहे हैं टू द पावर ऑफ y। ठीक है, m टू द पावर ऑफ z। m क्या है? मास। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M, इसको हमने रेस किया टू द पावर ऑफ z। ठीक है, तो इससे हमें मिलता है कि डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l टू द पावर ऑफ x इंटू l टू द पावर ऑफ y इंटू t टू द पावर ऑफ -2y इंटू m टू द पावर ऑफ z। ठीक है, इससे मेरे को मिलता है सिंप्लीफाई करने पे फर्दर m टू द पावर ऑफ z l टू द पावर ऑफ x प्लस y t टू द पावर ऑफ -2y। ये हो जाती है डायमेंशन ऑफ टाइम के बराबर। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। तो इसलिए मैं पाऊंगा कि m टू द पावर ऑफ z, चलिए राइट हैंड साइड में m टू द पावर ऑफ z दे रखा है इन्होंने, और लेफ्ट हैंड साइड में m का क्या पावर है? 0। तो इससे मुझे मिलेगा z इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड में l टू द पावर ऑफ x प्लस y है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? l टू द पावर ऑफ 0। ठीक है, तो इससे मुझे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और फाइनली t की पावर राइट हैंड साइड में क्या है? -2y, जबकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो इट इज़ 1। तो इससे मुझे मिलेगा -2y इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन मिले हैं मेरे को। इससे मैं पाऊंगा y इज इक्वल टू -12। सबसे पहली चीज़ y इज इक्वल टू -12। अब इसका इस्तेमाल करके हम इसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू +12, और z तो हमने पहले ही निकाल लिया था, z इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो अननोन एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो भी अननोन एक्सपोनेंट्स थे इस केस में हमने सबको डिटरमाइन कर लिया है। x है हाफ, y है -12 और z है 0। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, आपके एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस में जो भी हमें चीज़ें जानने की ज़रूरत थी उसे हमने कवर कर लिया है। इसके बाद बचते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। प्रॉब्लम नंबर 1, उससे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो अगर आपको याद होगा ये आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दे रखा है। y होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, a होती है एम्पलीट्यूड, ये है साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर नंबर 1, साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा की डायमेंशन क्या है? तो मित्रों एक बात समझिए सबसे पहले तो कि साइन ऑफ x, अगर ये फंक्शन दे रखा है मुझे तो मैं x को कहता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे? x। तो कोई भी फंक्शन है यहाँ पे साइन ओमेगा टी जैसे है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो गया ओमेगा टी। ठीक है, तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या है? ओमेगा टी मस्ट बी
डायमेंशनलेस, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा टी की डायमेंशन क्या होगी, m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 0, याडा याडा याडा। इसके आगे आप a to the power of 0, कैंडला to the power of 0 जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की डायमेंशन गुना टाइम की डायमेंशन इज इक्वल टू मास टू द पावर ऑफ 0, l to the power of 0, t to the power of 0, ठीक है। तो एक काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो t है उसको आप डिनोमिनेटर में भेज दिए, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा ओमेगा की डायमेंशन इज इक्वल टू m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 0 डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन, राइट। तो इससे हमें मिल जाता है m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of -1, या अगर सीधे सीधे शब्दों में लिखा जाए तो t to the power of -1। ये क्या होती है, ये होती है डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन a बाय टी। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ y, यहाँ पे y की डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो मित्रों, मैंने आपको भी जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि जो भी आर्ग्यूमेंट होता है इस फंक्शन का वो क्या होता है, वो होता है डायमेंशनलेस, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनलेस है। तो इसका इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसका इस्तेमाल करके मैं ए का डायमेंशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। और जब मैंने ए का डायमेंशन निकाल लिया है उसके बाद मैं वाई के डायमेंशन को भी कंप्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस लॉजिक के साथ हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ a बाय टी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस होता है, तो a बाय टी की कोई डायमेंशन नहीं है, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ a अननोन है इंटू डायमेंशन ऑफ t to the power of -1 इज इक्वल टू m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 0, ठीक है। तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कहूँगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t to the power of -1, ठीक है। इससे मुझे मिलेगा डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of +1, या अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। बट इस क्वेश्चन में मुझसे ये थोड़ी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ a, इन्होंने मेरे से पूछा है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ y, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने मेरे से कहा था y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। तो साइन फंक्शन मुझे क्या आउटपुट देता है, साइन फंक्शन जो होता है मुझे हमेशा एक न्यूमेरिकल आउटपुट देता है, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, बट ये हमेशा एक नंबर देता है अपने आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। और इस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ डायमेंशन ऑफ y इज़ द सेम एज डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ साइन ओमेगा टी, और सिंस ये एक नंबर है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ y इज़ द सेम एज द डायमेंशन ऑफ a। तो इससे मुझे मिलेगा डायमेंशन ऑफ y हो जाएगा डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को रिप्ले करें और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उस पोर्शन को आप एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें, ऑलराइट। इसके अलावा इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा, तो आप उससे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा अगले क्लास के पहले, ताकि इस कंसेप्ट को आप भूल ना जाए, ऑलराइट। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।